आज हम शुरू करेंगे संस्थाओं का कामकाज का पार्ट 4। तो आज हम शुरू करेंगे न्यायपालिका। तो अभी तक हमने देखा कि कानून किस प्रकार व कहाँ बनते हैं, वो लागू कैसे होते हैं और कौन लोग उन्हें लागू करते हैं। तो यदि हम पहले आरक्षण बिल जो हमने पढ़ा था उसके बारे में सोचें, 1990 में जो आरक्षण बिल जारी हुआ उसको याद करें तो लोग उससे खुश नहीं थे, ठीक है। और वो सर्वोच्च न्यायालय के पास गए, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया और इसे हर किसी ने स्वीकार कर लिया। अब आप सोचिए, यदि देश में सर्वोच्च न्यायालय जैसा कुछ नहीं होता तो क्या होता, तो कैसे इस विवाद का निपटारा होता। इसी प्रकार यदि जो पार्टी शासन में है वो देश को चलाने के लिए गलत तरीक़ों का इस्तेमाल करे तो क्या होगा। और यदि देश के नागरिक सरकार के फैसलों से खुश नहीं होंगे तो किसके पास जाएंगे। तो इसी वजह से किसी भी लोकतंत्र में एक स्वतंत्र व प्रभावशाली न्यायपालिका का होना जरूरी माना जाता है, ताकि विवादों का निपटारा आसानी से हो सके। न्यायपालिका के अंदर आती हैं अदालतें, और ये अदालतें होती है अलग अलग स्तर की, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय स्तर पर होती है। सर्वोच्च न्यायालय यह देश की सबसे बड़ी अदालत होती है। उसके बाद राज्य स्तर पर होती है उच्च न्यायालय। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है और यह अपने राज्य की सबसे बड़ी अदालत होती है। और जिला स्तर पर होता है जिला न्यायालय या स्थानीय न्यायालय। नेक्स्ट टॉपिक है, भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। एकीकृत न्यायिक व्यवस्था से तात्पर्य है कि सर्वोच्च न्यायालय देश में न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है और देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है, ठीक है। जैसे किसी व्यक्ति ने यदि जिला न्यायालय में केस दर्ज किया है और उसके फैसले से वह संतुष्ट नहीं है तो वह उच्च न्यायालय में जा सकता है। यदि उच्च न्यायालय के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जो है सभी अदालतों को सभी को मानना होगा। सर्वोच्च न्यायालय फौजदारी और दीवानी मामले में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था, यानी कि क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ दोनों के लिए सर्वोच्च संस्था कौन सी है? सर्वोच्च न्यायालय है। और सर्वोच्च न्यायालय में जो है विभिन्न विवादों का निपटारा किया जाता है, जैसे देश के नागरिकों के बीच का विवाद, नागरिक और सरकार के बीच का विवाद, दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच का विवाद, या फिर केंद्र और राज्य सरकार के बीच किसी भी प्रकार के विवाद का निपटारा के लिए कहाँ किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय में। दूसरा, इसके बाद टॉपिक है हमारा, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता से मतलब है कि वह विधायिका तथा कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है, अर्थात न्यायपालिका के कार्य में विधायिका व कार्यपालिका कोई भी दखल नहीं करती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है और न ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं, ठीक है। इसके बाद भारत की जो स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसका जो सर्वोच्च शीर्ष है वो है सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान होता है मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन इसमें वो प्रधानमंत्री व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह भी लेते हैं। और बच्चों, यदि एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया जाए तो उसके बाद उसको हटाना लगभग असंभव होता है, ठीक है। और यह तभी संभव होता है जब क्या होता है, जब लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद के 2/3 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दें, तभी क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को, न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। लेकिन हम अभी तक देखें तो भारतीय लोकतंत्र में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि न्यायपालिका के पास क्या क्या अधिकार हैं। तो सबसे पहले न्यायिक समीक्षा का अधिकार। तो भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक है। इसे संविधान की व्याख्या का अधिकार भी किसके पास है? न्यायपालिका के पास ही है। संसद यानी कि जो विधायिका है वो कानून बनाती है, लेकिन यदि न्यायपालिका को लगता है कि संसद द्वारा पारित कानून जो है संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करती है, ठीक है, तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है। और इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही कहा जाता है न्यायिक समीक्षा।
ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती। अगर हम मंडल कमीशन या आरक्षण बिल को देखें तो जिसमें ऐसा एक्ट बनाया गया था कि सरकारी सभी नौकरियों में 27% का आरक्षण रहेगा। किसके लिए? सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए। तो जब ये कानून लागू हुआ तो काफ़ी विवादित रहा, तो और काफ़ी लोग इससे खुश नहीं थे, जिसकी वजह से कोर्ट में अपील की गई। उस समय कोर्ट ने हालांकि अपना नतीजा सरकार के फेवर में ही दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ साथ विधायिका को यह भी कहा गया था कि वो दूसरा संशोधित आदेश निकाले जिसमें पिछड़े वर्ग की अच्छी स्थिति वाले लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो इस प्रकार न्यायपालिका कार्यपालिका व विधायिका को नियंत्रित भी करती है। दूसरा अधिकार है न्यायपालिका के पास मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। तो अगर किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। यहाँ पर अब हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है।